हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुबह आईएएस की आज की हमारी क्लास में। तो दोस्तों हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें कंप्लीट जो है कि आपका पॉलिटी का पूर्वावलोकन होगा सब्जेक्ट वाइज। और 1990 से लेकर 2026 तक के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं यूपी पीएससी द्वारा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, सबको कवर किया गया है सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज। तो यहाँ पे देखिए यूपी पीएससी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, पूर्वावलोकन, तो इसमें जो है कि शामिल है। तो इसमें देखिए क्या क्या शामिल रहेगा आपका। तो इसमें शामिल है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 1990 से लेकर 2026 तक के 111 जो है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों का अध्यायवार विभाजित हल प्रश्न पत्र है, जो कि सामान्य अध्ययन जीएस का है। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट सम्मिलित हैं सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज। तो देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था शासन पहला है, भारतीय इतिहास, सामान्य भूगोल, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, आर्थिक एवं सामाजिक जो है कि विकास, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश विशेष। तो इतनी सारी चीज़ों को इसमें कवर किया गया है। और यहाँ पे देखिए आर्थिक समीक्षा 2025-26, केंद्रीय बजट 2026-27, उत्तर प्रदेश राज्य बजट 2026-27 तक का सारा जो है कि क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किया गया है। तो इसी क्रम में सबसे पहला जो टॉपिक हमारा शुरू होगा, सबसे पहले टॉपिक को जब हम शुरू करेंगे तो सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। तो सबसे पहले हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन को शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। ये शुरू होता है हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था का जो पहला टॉपिक है, ब्रिटिश भारत में संवैधानिक विकास। तो संवैधानिक विकास यहाँ से संबंधित सबसे पहला प्रश्न है, जो कि यूपीपीसीएस मेंस में 2010 में पूछा गया था। तो सबसे पहले देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 में सर एलिजा एम्पे इसके प्रथम न्यायाधीश थे। तो इसका आंसर हो गया ए। अगला प्रश्न है, यहाँ पे सूची 1 सूची 2 से मिलान कीजिए। तो यहाँ पे देखिए नियंत्रण परिषद दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, गवर्नर जनरल का परिषद में कानूनी जो है कि नियुक्ति। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, तो नियंत्रण परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पीट्स जो भारतीय अधिनियम है 1784, पहले का हो जाएगा दूसरा। तो इसमें हम देखते हैं, उसके बाद बी देखते हैं, बी का हो जाएगा पहला। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से की गई थी। यहाँ पर आपका सही आंसर बी हो जाएगा, बी। सी का तीसरा हो जाएगा और डी का चौथा हो जाएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा बी। तो यहाँ पर देखते हैं आप सब, नियामक अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, जो पीट्स भारतीय अधिनियम 1784, नियंत्रण परिषद की स्थापना, चार्टर अधिनियम 1813, ईसाई मिशनरियों में कार्य करने की अनुमति तथा चार्टर अधिनियम 1833, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति संगठित है। और यह यूपीपीसीएस द्वारा 2002 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। आपका सही आंसर हो जाएगा ए, 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। आपका सही आंसर हो जाएगा ए, 1833। 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 थी, जिनमें यह कहा गया था किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को धर्म, जन्म स्थान, जो कि वंशाक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी भी अपराध के लिए कंपनी के अधीन पद के सेवा अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। यह पहला कानूनी प्रावधान था।
कानूनी प्रावधान था जिसने भारतीयों के लिए जो है कि प्रशासनिक पदों में प्रवेश के मार्ग को खोला। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा पहली बार भारतीयों को विधायी परिषद में नामित सदस्यों के रूप में प्रवेश मिला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय परिषद को बजट में बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? आपका सही आंसर हो जाएगा बी 1862। 1892 को भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। अगला प्रश्न है, भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई। आपका सही आंसर हो जाएगा सी 1919 के अधिनियम द्वारा। 1919 के अधिनियम द्वारा 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनी विधायिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन राज्य परिषद कहलाता था, जबकि निचला सदन केंद्रीय विधानसभा कहलाता था, लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाता था। अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। भारतीय सिविल सेवा 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। आपका सही आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही है। भारत में आधुनिक जो कि मेरिट आधारित सिविल सेवा ICS का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ था। 1855 हेतु इस प्रतियोगी परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में ही होती रही। अतः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप बनाए गए नियमों के अनुसार 1922 में ICS की परीक्षा भारत में होनी प्रारंभ हुई, पहले इलाहाबाद में, बाद में दिल्ली में। 1930 के दशक तक यूरोप वासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई। इससे 1941 में स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक हो चुका था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की गई? आपका सही आंसर हो जाएगा 1919। वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश शाही स्वीकृति मिलने के साथ 23 दिसंबर 1919 को ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम की उद्घोषणा के माध्यम से भारतीय रियासतों के लिए 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ जो कि प्रिंसेस नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई। इसका उद्घाटन 1921 में किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है तो 1919, 1935। अगला है 1909, 1947। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1919, अधिनियम 1935। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? आपका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मेरिस गवेयर थे। उपर्युक्त में दिए गए विकल्पों में से भारत सरकार अधिनियम 1935 न होने के कारण इसका विकल्प डी होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। आपका सही आंसर हो जाएगा सी, 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ यानी फेडरेशन ऑफ इंडिया नाम से स्थापना की गई और जो है कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध जो है कि 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था, जिसे 1935 के अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। केंद्र में द्वैध शासन के प्रावधान के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, रिजर्व और हस्तांतरित। हालांकि यह केंद्रीय द्वैध शासन और प्रस्तावित भारत संघ के व्यवहार में कभी लागू नहीं हो सका।
कभी लागू नहीं हो सका क्योंकि रियासतों के न जुड़ने के कारण संघीय व्यवस्था वस्तुतः अस्तित्व में नहीं आई। अगला प्रश्न है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। आपका सही आंसर हो जाएगा 1935 के अधिनियम द्वारा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 में। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में भारत में संघीय शासन व्यवस्था की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको है? गवर्नर जनरल को। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ और महत्वपूर्ण अस्थायी अवयव नहीं था? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, देश के लिए लिखित संविधान। देश के लिए लिखित संविधान। भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए भारतीयों की संविधान सभा द्वारा लिखित संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। अन्य तीनों विकल्प भारतीय अधिनियम 1935 में समाहित थे। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखते हैं, 1935 के गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, यह भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत है। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार थे: संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनी केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था और प्रांतीय विधानमंडल और संयुक्त प्रांत बिहार, असम, मद्रास, बंबई, बंगाल में द्विसदनी और केंद्र तथा प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, फेडरेशन न्यायालय की स्थापना इत्यादि। हालांकि इस अधिनियम के संघीय भाग को लागू न होने के कारण इसे संघात्मक सरकार एवं केंद्र में शासन के जैसे प्रावधान अस्तित्व में नहीं आ सके। 1919 के अधिनियम के तहत लागू ही जारी रही। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, गवर्नमेंट एक्ट 1935। गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 के तहत वर्मा भारत से अलग करने का प्रावधान किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ वर्मा एक्ट 1935 के अनुसार 1 अप्रैल 1937 से वर्मा भारत से अलग होकर पृथक क्राउन उपनिवेश बना। अब यहाँ से एक अगला टॉपिक शुरू होता है अपना कि संविधान का भारतीय संविधान सभा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया। भारतीय संविधान सभा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया। स्वतंत्रता के पूर्व के कुछ दिनों में जो है कि किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, एम एन राय। 1922 में महात्मा गांधी भारत के लोगों द्वारा स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से व्यक्त इच्छाओं पर आधारित शासन व्यवस्था की बात एक वक्तव्य में कही थी। हालांकि इसमें संविधान सभा का प्रत्यक्ष शब्द सा उल्लेख नहीं था। भारतीयों की ओर से संविधान सभा के लिए योजना और प्रस्ताव सर्वप्रथम 1934 में रांची में स्वराज पार्टी में प्रस्तुत किया गया था। तो इसलिए जो है कि आपका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। आपका सही आंसर हो जाएगा सी, क्रिप्स मिशन द्वारा। पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को अपना संविधान स्वयं बनाने का अधिकार को स्वीकृति 1940 के अगस्त प्रस्ताव में दी थी तथा फिर एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत संविधान का निर्माण करने का द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात सर्वप्रथम जो है कि क्रिप्स मिशन 1942 पर आधारित था। अगला प्रश्न है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? आपका सही आंसर हो जाएगा ये, विलियम वुड। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स ब्रिटिश सरकार के निकाय बोर्ड ट्रेड के अध्यक्ष थे। पैथिक लॉरेंस भारत सचिव और एवी अलेक्जेंडर जो है कि ब्रिटिश नौसेना मंत्री थे।
अगला प्रश्न देखते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांतों को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या अनुपात में था? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, 10 लाख प्रति व्यक्ति। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी। प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि निर्वाचित करने की व्यवस्था प्रस्तावित थी। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, 10 लाख। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। भारतीय संविधान सभा का प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। आपका सही आंसर हो जाएगा ए, 24 अगस्त 1946 को। कैबिनेट मिशन योजना के तहत 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम। अगला प्रश्न देखते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, 10 लाख व्यक्ति। तो कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व तो जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर 10 लाख प्रति व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था, किसके माध्यम से किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था, के आधार पर जो है कि किया गया था। अगला प्रश्न है कि प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। तो प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? 24 अगस्त 1946 को। 24 अगस्त 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के तहत 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के आधार पर की गई थी कि सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभाल लेगी, जो कि यूपीपीसीएस 2022 का जो प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त 1946 में गठित गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 के घोषणा के आधार पर नवनिर्वाचित संविधान सभा ने 2 सितंबर 1946 की अंतरिम सरकार का जो है कि गठन किया था। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री तथा जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रकार अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। तो यहाँ पर देखिए, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, और भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा और प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो आंसर हो जाएगा डी, भारतीय संविधान सभा की प्रांतीय सीटों के लिए सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर। प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मानवाधिकार प्रदान किया गया था, सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। आपका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, सच्चिदानंद सिन्हा ने। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था।
संविधान सभा के उद्घाटन का अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा? डॉक्टर संचिदानंद सिन्हा द्वारा। इनमें से कौन से भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? आपका सही आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार पर गठित भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ हुई थी। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना का प्रारूप बना। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? आपका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, पहला देखते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान निर्माण पर असर था, यह बिल्कुल सही है। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा ए, 1, 2, 3। भारतीय संविधान के राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जन प्रतिनिधियों, सांसद और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। तीनों कथन जो है कि सही हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा द्वारा कुल कितने अधिवेशन हुए थे? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, 12। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। ज्ञातव्य है कि लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पे अगर आप जाके देखते हैं तो 2 वर्ष 11 माह 17 दिन का समय मिलता है, और इसके दौरान कुल 11 अधिवेशन हुए थे और अवधि लगी थी उसमें 165 दिन। 11वें अधिवेशन अंतिम दिन यानी 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया। 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समावेत हुई, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। जबकि इस प्रकार संविधान सभा के प्रस्तुत 11 अधिवेशनों में से 24 जनवरी 1950 को पृथक सत्र के रूप में लेने पर ही सही उत्तर विकल्प आपका सी होगा। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि है 24 जनवरी 1950। और भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा द्वारा कितना समय लिया गया था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, BN राव। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंहराव BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था BR अम्बेडकर द्वारा, BN राव द्वारा। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा जो संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया था। BN राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थीं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब जो है कि प्रारंभ हुआ था? आपका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर जो है कि 1949 से प्रारंभ हुआ था, 26 नवंबर 1949 तक चला था। अतः प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कोई विकल्प सही नहीं है।
अगला प्रश्न है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से जो है कि तैयार हुआ था। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने पर, पारित होने तथा उसको अंतिम रूप देने की तारीख 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता अंतःकालीन संसद अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। तथापि संशोधन के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए, अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? आपका सही आंसर हो जाएगा संविधान द्वारा। और संविधान सभा के 11वें अधिवेशन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा इसको अंगीकृत, अधिनियमित किया गया था। भारत का संविधान अंगीकृत, अधिनियमित कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी तक की। सबसे पहला है प्रारूप समिति की नियुक्ति, भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, संविधान प्रवृत्त होने की तिथि, संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो देखिए, संविधान सभा की बैठक जो हुई थी, जैसा कि आप सब जानते हैं, 1946 में, जो है कि 9 दिसंबर 1946 को। संविधान प्रवृत्त होने की तिथि थी 1950। और यहाँ पे देखते प्रारूप समिति तो 1947, और यहाँ पे देखते हैं 1949। तो इस तरीके से आपका सही आंसर हो जाएगा कि चौथा पहले होगा और 1947, और आपका सही आंसर ई हो जाएगा। 2023 में पूछा गया है पीसीएस के द्वारा। अब देखते हैं जो प्रश्नगत घटनाओं का सही कालानुक्रम इस प्रकार है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। प्रारूप समिति की नियुक्ति 9 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि है 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान देश की आवश्यकता की पूर्ति करता है, कथन और कारक देखते हैं। तो इसको एक रहित संविधान कहा जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। भारत का संविधान देश की आवश्यकता की पूर्ति करने में सक्षम माना जाता है। भावी आवश्यकताओं को मद्देनजर इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी है। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधान से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए हैं, इसे गृहीत संविधान भी कहा जाता है। हालांकि प्रमुख विद्वान इसे भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप ढाला गया मौलिक एवं विशिष्ट संविधान मानते हैं। इस प्रकार कथन और कारण दोनों ही सही हैं, परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? आपका सही आंसर हो जाएगा डी, महात्मा गांधी। तो भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। आपका सही आंसर हो जाएगा डी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखते हैं अब, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका, यह कथन किसका था? आपका सही आंसर हो जाएगा डी, आइवर जेनिंग्स का। तो कथन आइवर जेनिंग्स का है। उनका मानना है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, ऑस्टिन ने कहा था। संविधान सभा कांग्रेस थी, कांग्रेस भारत था, यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रैनविल ऑस्टिन का था। उनका कर्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्नरस्टोन ऑफ द नेशंस में वर्णित है। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? आपका सही आंसर हो जाएगा ये 15। तो भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाएं थी। अब यहाँ से अगला टॉपिक शुरू होता है भारतीय संविधान का। संविधान सभा की प्रमुख समितियां। तो अब यहाँ से प्रश्न जितने समितियों से बने हैं उनको हम देख सकते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? आपका सही आंसर हो जाएगा डी, सरदार पटेल। तो संविधान सभा की प्रमुख समितियां तथा उनके अध्यक्ष इस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले देखते हैं संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति अपोर्जित क्षेत्रों से सलाहकार संबंधी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार उप समिति जेवी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति एच.जी. मुखर्जी, संघीय शक्तियों से संबंधित समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, कार्य संचालन संबंधी समिति तो के.एम. मुंशी। तो इस तरीके से कुछ समितियों और उनके अध्यक्ष हम सबने देख लिया। अब आगे देखते हैं। अब अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों में दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची में सूची 2। तो यहाँ पे संविधान सभा की समितियां हैं, समितियों के अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसा कि आप सबने देखा, तो यहाँ पे संघीय संविधान समिति, तो आपका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये हो जाएगा चौथा। और नियम प्रक्रिया समिति तो आपका हो जाएगा जेवी कृपलानी दूसरा। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और मौलिक उप अधिकार उप समिति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका सही आंसर हो जाएगा सी, 4 1 3 2। यूपीपीसीएस 25 में पूछा गया प्रश्न है, संविधान सभा की समितियों में संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रक्रिया नियम संबंधी समिति कमेटी ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर के अध्यक्ष तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जो है कि फंडामेंटल राइट सब कमेटी के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। अतः आपका सही आंसर सी में है। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? आपका सही आंसर हो जाएगा बी 6। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप समिति या पांडुलेखन समिति में 6 सदस्य थे। ये थे एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी स्वामी कृष्ण अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र, डीपी खेतान। इनमें से बी एल मित्र के स्थान पर जो है कि एन माधवराव और डीपी खेतान की वर्ष 1848 में मृत्यु के बाद टीटी कृष्णाचार्य को इस समिति में शामिल किया गया। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? एन गोपाला स्वामी और अल्लादी स्वामी कृष्ण अय्यर। संविधान पांडुलिखी समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? आपका सही आंसर हो जाएगा डी, 29 अगस्त 1946 को। अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1991 में पूछा गया है। भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस कराची अधिवेशन में झंडा समिति जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तथा शेष 6 सदस्य थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, बी.डी. कालेलकर और एस हार्डिकर और पट्टाभी सीतारमैया। एक तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अन्य सदस्य मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, सी गोपाला स्वामी, के एम मुंशी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। अब अगला टॉपिक शुरू होता है संविधान के स्रोत। तो भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, वहां से कितने सारे प्रश्न जो है कि लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए हैं उनको हम ध्यान से देख लेते हैं। भारतीय संविधान के उद्देशिका का विचार लिया गया है, कहां से लिया गया है? आपका सही आंसर हो जाएगा डी, यूएसए के संविधान से लिया गया है।
यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया प्रश्न है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से लिया गया है। यह उद्देशिका 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? आपका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित या ग्रहण की गई है। इसका आशय है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकते हैं तथा उन विधानों तथा आदेशों को शून्य घोषित कर सकते हैं जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। यही वह शक्ति है जिसके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय कानूनों की संवैधानिक वैधता की जांच करते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए दोनों में है। भारत की संघात्मक व्यवस्था संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? आपका सही आंसर हो जाएगा कनाडा। तो भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है जो कि यूपीपीसीएस 2017 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना प्राप्त किया गया है। आपका सही आंसर हो जाएगा सी, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा का संविधान अधिनियम 1967 से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(1) के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माताओं ने अपनी 7वीं अनुसूची में वर्णित संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, आयरलैंड। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान में इसे भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में उपबंधित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा तथा अनुभव एवं सेवा प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। आपका सही आंसर हो जाएगा ए, आयरिश गणतंत्र। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान के निर्माता आयरिश संविधान यानी आयरलैंड के संविधान से प्रभावित हुए थे। अगला प्रश्न है, आप सबके सामने निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सबसे पहला है जो अधिकार है संयुक्त राज्य अमेरिका, राज्य के नीति निदेशक तत्व तो आयरलैंड, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां जो है कि ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई हैं, जबकि केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां जो है निहित हैं कनाडा के संविधान से। आपातकालीन शक्तियां जो है आपातकालीन जर्मनी से। यहाँ पे कनाडा हो जाएगा, इसलिए सी आपका गलत हो जाएगा। तो यूपीपीसीएस 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्श, न्याय निर्णय अधिग्रहण किए गए हैं, जबकि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। आपका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे देखिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। सूची 1, सूची 2। सूची 1 सूची 2 दिया गया है तो संवैधानिक प्रावधान है, यहाँ पे स्रोत है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से संविधान से कौन सा स्रोत लिया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विधि का शासन। तो विधि का शासन जो लिया गया है आपका लिया गया है इंग्लैंड से, ब्रिटेन से।
और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है जापान से। और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा जो है कि विधेयक को सुरक्षित रखना, इसका प्रावधान लिया गया है आपका कनाडा से। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। आपका सही आंसर हो जाएगा डी। सही सुमेलन इस प्रकार है। विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखना कनाडा, और विस्तृत उभयनिष्ठ समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। आपका सही आंसर हो जाएगा डी। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। आपका सही आंसर हो जाएगा सी। पूर्व सोवियत संविधान से यानी यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद जो है कि 51 का मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया। ये मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से जो है कि लिए गए हैं। अगला प्रश्न है जो कि यूपीपीसीएस द्वारा पूछा गया है। यूपीपीसीएस में 2015 में भारत का संविधान सबसे लंबा संविधान है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। आपका सही आंसर हो जाएगा बी। ए आर दोनों सही है परंतु व्याख्या नहीं करता है। तो भारत का संविधान विश्व के संपूर्ण देशों में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें मौलिक अधिकारों का अध्याय संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया, परंतु मात्र मौलिक अधिकारों की वजह से ही भारतीय संविधान लंबा नहीं हुआ है। इसीलिए ए आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण व्याख्या नहीं करता है। अब यहाँ से एक अलग जो है कि पार्ट शुरू हो जाता है भारतीय संविधान के भाग।